कैसे हैं? सुप्रभात आप सभी को। भारत में चुनाव चल रहा है और इसलिए भारत में चुनाव चल रहा है इसलिए जो है बात उसी की ज़्यादा हो रही है, जो बयानबाज़ी रोज़ाना तौर पर हो रही है अ, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा है, उसके बारे में ज़्यादा लोगों के मत हैं, चाहे पक्ष में, चाहे विरोध में, है ना? और सोशल मीडिया आने के बाद में तो हर कोई जो है इंटेलेक्चुअल हो गया है। मैं भी इंटेलेक्चुअल की श्रेणी में आता हूँ उस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी ऐसी खबरें जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए और लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है या यहाँ पर जानबूझ करके उसकी समझ नहीं बनाई जा रही है, जो भी कारण हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सब खबरें जो हैं वो थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए कि दु देश दुनिया में हो क्या रहा है। अब मोबाइल तो आपके पास भी है, लेकिन आम तौर से होता ये है कि जिस तरह से एल्गोरिदम है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं, उसी से मिलता-जुलता कंटेंट जो है आपके सामने परोसा जाता है। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप बाकी दुनिया के बारे में अगर आपकी आपकी कोई विशेष रुचि ना हो, तो आपका मोबाइल भी और आपका जो भी जो जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐप्स, वो भी आपको बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में नहीं बताएँगे। अगर आपकी रुचि ना हो तो क्यों क्यों बताएँगे? आपकी रुचि के अनुसार बताएँगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको दे सकें, है ना? बिज़नेस तो वहीं से आना है। तो एक मज़ेदार जानकारी है, वो ये है कि जो जर्मनी है, जर्मनी के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यूरोप का एक बहुत ही प्रगतिशील देश है। प्रगतिशील नहीं मतलब विकसित देश है। प्रगतिशील गलत शब्द होगा, विकसित देश है ना? विकसित देश है जो समाज के तौर पर प्रोग्रेसिव है और जो है अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। वहाँ पे समस्त टेक्नोलॉज़ी आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी, मतलब इस तरह का छवि है ना? और जर्मनी में जो है वो सब कुछ आसान है, जर्मनी में जो है सब कुछ ठीक है, सड़कें अच्छी दिखती हैं, बहुत कड़ी धूप नहीं होती है और इसलिए जो है लोग हमेशा कोट और फर कोट पहन कर के निकलते हैं और बढ़िया खाना खाते हैं और दोपहर में भी शाम जैसा माहौल रहता है। इस तरह की एक छवि बनी हुई है जर्मनी की। लेकिन जर्मनी में पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जो है काफ़ी बड़े अंतर आए हैं और उसको लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ। जर्मनी में जो है अभी हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जर्मनी की कुछ बड़ी कंपनियाँ जो हैं, उन्होंने एक बिज़नेस अलायंस बनाया है ना? उन्होंने जो है साथ आकर के एक तरह का गठबंधन, एक तरह का गुट बनाया है और उनका ये कहना है कि जो देश में जो है बाहर से आने वाले लोगों के विरोध में जो एक हवा पकड़ती जा रही है ना? जो बाहर से आ रहे हैं लोग और देश में विविधता बढ़ती जा रही है और देश में जो है वो अलग-अलग रंगों के लोग दिखने लगे हैं और एक 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 डर हो गया है जर्मनी के लोगों में कि भई हम लोग कम पड़ जाएँगे और बाहर के लोग ज़्यादा हो जाएँगे। उसको लेकर के जो है एक हवा बनती जा रही है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इसके बारे में ज़्यादा बात कर रही हैं। इसके बारे में जो है गोलबंदी करने की कोशिश कर रही हैं वोटर्स का। तो अब जो है जर्मनी की कुछ जो जो अति विकसित कंपनियाँ हैं, जो बहुत बड़ा बिज़नेस है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो साथ में आकर के और उन्होंने जो है एक तरह का अलायंस बनाया है। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 30 कंपनियाँ हैं इसमें और इनका जो ध्येय है वो ये है कि ये जो ऐसी जो पार्टियाँ हैं इनको हम विरोध करें, हैं? और हम इसको बढ़ावा दें कि बाहर से लोग आ सकें, बाहर से लोग आएँगे तो विविधता बढ़ेगी और जो है वो इससे देश को फ़ायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा क्योंकि बाहर से जो आएगा वो कम दाम में जो है काम करने को तैयार होगा। वो जो भी जर्मनी आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अगर अगर वैध तरीकों से आ रहा है तो वो अपने आप को ये सक्षम पाता होगा कि वो इन बड़ी कंपनियों में जो है अच्छी सेवा दे सके। तो इसलिए कंपनियाँ चाहती हैं कि उनके पास जो मैन पावर है उसकी कमी ना हो और इसलिए जो है वो जो हैं एक तरह से जो है इन राजनीतिक दलों या इन राजनीतिक विचारधारा के सामने खड़ी हो गई है ना? ये जो है चल रहा है और विशेष तौर पर अभी जो है क्योंकि अभी जून में इसी साल 2024 के जून में जो है यूरोपियन यूनियन के संसद के चुनाव होने हैं, है ना? छोटे-छोटे देश हैं यूरोप में बहुत सारे तो एक बड़ा दुनिया भर से कैसे डील करेंगे?
तो उन्होंने जो है गुट बना लिया यूरोपियन यूनियन के नाम से। तो यूरोपियन यूनियन की अपनी एक संसद होती है जिसमें से हर देश से जो है लोग चुन के जाते हैं और वो यूरोप के बारे में जो है वो या दुनिया के बारे में जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो जो ये 30 कंपनियां हैं इन्होंने गुट बनाया हुआ है और इन्होंने जो है अपने अपने जो एम्प्लॉइज हैं जो हर हर देश दुनिया से आए हुए हैं उनको ये कह रही हैं कि आप जो हैं जरूर वोट दीजिए ईयू पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जिससे कि इन जो 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 बाहरियों के खिलाफ हैं जो राजनीतिक दल उनको हराया जा सके, है ना? ये एक मामला है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जो है एक एक ऐसा देश जो कि ये मानता था कि फ्री एंटरप्राइज और लोगों को छोड़ देना चाहिए, लोग अपने हिसाब से खुद जो है अपने टैलेंट के हिसाब से जो है तय करेंगे कि वो कैसे और क्या कैसे जीना चाहते हैं और इस और उनके फैसलों से और उनके विकास से जो है समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। लेकिन अब जो है कंपनियां और राजनीतिक दल आपस में आमने-सामने खड़े हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मतलब एक ये समझिए कि एक तरह का विभाजन है ये, है ना? एक तरह का विभाजन है और ये विभाजन का मूल क्या है ना? अगर हम इस खबर में हम मतलब और भी कई सारे तथ्य हैं, मगर मैं जो मूल विषय उठाना चाहता हूँ कि इसमें जो मूल विषय क्या है? मूल विषय ये है कि कंपनियों को जो है वो सस्ती दर पे जो है प्रशिक्षित मैन पावर चाहिए। उनकी माँग ठीक है, उनकी इस माँग को कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो बाहरी लोगों के ज़्यादा आने का और बाहरी लोगों को जो है जर्मनी में बसने देने का, उनको नागरिकता देने का जो विरोध कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि जर्मनी जो है, वो जर्मन के कारण है। तो अगर जर्मन लोग ही कम पड़ जाएँगे, अगर जर्मन लोग ही नहीं रहेंगे, तो बाहर के लोग जो हैं वो अपनी अपनी संस्कृति थोप देंगे और उसके बाद में कोई नहीं जानता है कि तब का जर्मनी कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो उनकी तर्क में भी दम है। अब ये विवाद हुआ क्यों है? आप इसको गंभीरता से देखिए कि एक राजनीतिक दल जो नीति बनाना चाहता है देश के लिए और एक बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जिन्होंने कि पिछले कई सालों से जर्मनी में जो है रोज़गार दिया है और प्रशिक्षण दिया है और उसके बाद में जो है वो देश दुनिया में नाम कमाया है, अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और जर्मनी की टेक्नोलॉजी है ऐसा कह कर के उन्होंने ब्रांडिंग की है ना? वो दोनों आमने-सामने आ गए। माने 2 एक ही देश के, एक ही समाज के 2 प्रभावशाली और शक्तिशाली और पैसे वाले जो गुट हैं, वो आमने-सामने आ गए हैं। एक तरफ राजनीतिक दल हैं, एक तरफ बिज़नेस समूह है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण मूल में एक ही है कि आपने जो है, जिस तरह की आवारगी जो समाज में बढ़ रही थी, जो परिवार खत्म हो रहे थे, पारिवारिक व्यवस्था खत्म हो रही थी, लोगों का परिवार की तरफ से मोह भंग हो रहा था, आवारगी बढ़ रही थी, नंगापन बढ़ रहा था। आपने उस समय उसका ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज बिज़नेस समूह को ये मालूम है कि जो जो जर्मनी में जर्मन हैं, वो जो हैं आबादी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा सकते और इसलिए जो है इनको जो है सस्ती दर पर मैनपावर मिलना भी मुश्किल है और अगर वो कुछ उत्पाद बनाते हैं, तो वो भी किसको बेचेंगे? जब जर्मनी में लोग ही कम हैं, तो किसको बेचेंगे? उनको बाहर जाना पड़ेगा बेचने के लिए। जब वो बाहर जाएँगे तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि भई आप अपने यहाँ लोगों को आने नहीं देते हैं, तो हम आपका उत्पाद क्यों खरीदें? है ना? तो उनके सामने एक समस्या ये हो गई। राजनीतिक दलों के सामने समस्या ये है कि भई जब ये लोग जर्मनी नहीं रहेंगे, बाहर के लोग आकर के यहाँ वोट देने लगेंगे, बाहर के लोग आकर के अगर यहाँ पर जो है अपने हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था चालू कर देंगे, तो फिर राजनीतिक दल जो है कोई मदद नहीं कर पाएगा। जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, जिनसे जिनसे डील करने का अनुभव है जर्मन कंपनियों को, वो कैसे भाई नए लोग हैं, बाहर से आए हैं, उनकी क्या माँगें हो सकती हैं, उनके क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी संस्कृति क्या है, उसके बारे में गूढ़ता बारीकियाँ आप कैसे समझोगे, है ना? तो इसलिए दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं और दोनों अपनी-अपनी जगह गलत हैं और दोनों एक-दूसरे के विरोध में खड़े हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये परिस्थिति आई क्यों? ये परिस्थिति इसलिए आई कि पिछले 30 साल में वैश्वीकरण
वैश्वीकरण जो है वो उसके नाम पर जो है आपने जो नंगापन और आवारगी बढ़ाई है अपने समाज में, उसके चलते जो है आज नतीजे ये हैं कि परिवार खत्म हो रहे हैं और आबादी बढ़ाना मुश्किल हो गया है। परिवार लेके चलने वाला आदमी मूर्ख है ना? परिवार लेके चलने वाला आदमी मूर्ख है। ये स्थिति आ गई है ना? और बात सिर्फ़ इन दोनों की बात नहीं है, बिज़नेस समूह की और राजनीतिक दलों की बात नहीं है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी जब यूरोप में आते हैं पैसा माँगने के लिए, वो भी जब यूरोप में आते हैं सहायता माँगने के लिए, वो भी जब यूरोप में आते हैं कहने के लिए कि भई हमको आप जो है हथियार मुहैया कराइए, हमको आप गोला-बारूद मुहैया कराइए। वो भी यही कहते हैं कि आज यूक्रेन की सेना है, यूक्रेन के कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं सीमा पर, अगर हमको आप नहीं मदद करोगे और रूस जो है वो यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, तो रूस यूरोप के बॉर्डर पे आ जाएगा। तो आप में से कौन-सा ऐसा देश है जिसके पास सेना है, प्रशिक्षित सेना है? आप में से कौन-सा ऐसा देश है जिसके पास आदमी हैं तैयार जो कि सेना में जो कि लड़ने को तैयार हैं? ज़्यादातर तो आप लोगों की सेना जो है वो बहुत सारे विकासशील देशों की पुलिस के जैसी है। उसको लड़ने का अनुभव नहीं है। उसको इसी बात का अनुभव है कि उसके जहाज ऊपर-ऊपर जा कर के कहीं पर जो है कुछ बम गिरा के चले आते हैं पश्चिम एशिया में। तो ये मुद्दा है ना, ये मुद्दा है। वो यही कहते हैं कि भई आप हमको अगर पैसा नहीं देना चाहते हो, हमको मदद नहीं देना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अगर रूस जो है वो आपके दरवाजे पे आ गया, जो कि आ ही जाएगा, क्योंकि अगर यूक्रेन चला गया रूस के हाथ में तो पोलैंड के सीमा तक जो है यू रूस आ जाएगा। है ना? तो वो यही कहते हैं कि भई यहाँ से जो है आप में से यूरोप का कौन-सा देश है जिसके पास एक 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 लड़ने के लिए तैयार सेना है, जिसके पास गोला-बारूद उतना उत्पादन की क्षमता है ना? किसी के पास ऐसा नहीं है। तो जब तक नहीं है, तो तब तक आप यूक्रेन को पैसा दीजिए, यूक्रेन को स मदद दीजिए, यूक्रेन को जो है हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराइए क्योंकि हम लड़ रहे हैं। आपका काम हम कर रहे हैं। जब तक हम लड़ रहे हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं। यही कहते हैं। तो आबादी पूरी तरह कोलैप्स कर गई है और इसीलिए जो है ये विवाद हो रहे हैं। बाकी देश और समाज भी इससे सबक लें, तो बेहतर होगा, है ना? नहीं तो जो चल रहा है चलने दीजिए।